प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा हम आ चुके हैं और आपको बता दें बेटी भवन में हमारी मौजूदगी है। भव्य महल आप कह सकते हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। साल 1993 से लगातार ये कुंडा जीत रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। हालांकि 2018 में इन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। लेकिन ऐसा क्या है कुंडा में कि लगातार यहाँ की जनता इनके ऊपर भरोसा करती है। अब जब खुद इनकी अग्नि परीक्षा होगी, अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या उनको वोट उसी तरह से मिलेंगे जैसा कि कुंडा और उसके आसपास की जनता इन पर भरोसा करती है। आपका बहुत स्वागत है बुलेट रिपोर्टर में। और आज कुंडा के अलग अलग हिस्सों से इसी बात की हम बड़ी पड़ताल करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने इस आलीशान घर के बारे में बताएं। ये आलीशान हवेली कब से है यहाँ पर, आप लोगों का राजघराना क्या रहा है, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को आप। अब राजघराने तो अब रहे नहीं, राजतंत्र कब का खत्म हो चुका है। हाँ। लेकिन जो राजघराना मुख्य जो हमारा घर है वो भदरी में है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर। ये एक अंग्रेज द्वारा बनाई गई कोठी थी। जब वो जाने लगे यहाँ से तो उनसे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये खरीद लिया। अब मैं आ जाती हूँ उस तस्वीर पर जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव से आपने मुलाकात की और खबर है कि समाजवादी पार्टी के साथ आप अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ेंगे 2022 के इलेक्शन में। नहीं, आदरणीय नेताजी से कई वर्षों से भेंट दो वर्षों से लगभग नहीं हो पाई थी कोविड के कारण। हमेशा हमारे जन्मदिन पे उनका आशीर्वाद, उनका फोन आता रहा है। इसके अलावा दिवाली पे, होली पे उनका फोन आता है। तो नेताजी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके चाहने वाले लोग पार्टी के बाहर भी बहुत से हैं जो उनका सम्मान भी करते हैं और उनके शुभचिंतक भी हैं। नेताजी की आप पर विशेष कृपा रही है, मैं उस सवाल पर आऊंगी। लेकिन कौन मानेगा कि व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए चुनाव के 2 महीने पहले जा रहे हैं राजा भैया? नहीं, अब ये तो उनका जन्मदिन था, जन्मदिन के दिन नहीं पहुंच पाए, उस दिन बाहर थे। हाँ। तो जन्मदिन के 2 दिन बाद पहुंचे। तो उन्होंने कहा नहीं आपसे कान में धीरे से कि अखिलेश के साथ चुनाव में लड़ लो? क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, बात तो पारिवारिक हुई, बच्चों के विषय में पूछा उन्होंने, बड़े प्रसन्न हुए देख करके, हाल चाल, उनके स्वास्थ्य की जानकारी हमने ली। रघुराज जी, आपके अंदर ऐसा क्या है कि जब बीजेपी की सरकार रहती है तब भी उनके बड़े नेताओं से आपकी नजदीकियां होती हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी आप मंत्री रह चुके हैं, उनके भी बड़े नेताओं से आपकी नजदीकियां रहती हैं। मतलब निर्दलीय लड़ने का अब तक यही फायदा रहा है क्या कि इनकी सरकार हो तो इधर, उनकी सरकार हो तो उधर? नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमारे कार्यकाल को देखेंगे तो बहुत से साल विपक्ष में भी काटे हैं हमने। और मंत्री पद कोई लक्ष्य नहीं है, मंत्री पद या सत्ता कोई लक्ष्य नहीं है। राजनीति एक माध्यम हम मानते हैं जनता की सेवा करने का। जब ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपकी पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, तो फिर ये क्षत्रिय एकता की तो बात फिर उठेगी ना यहाँ से? नहीं, कि क्षत्रियों की राजनीति को लेकर राजा भैया आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके प्रश्न का पूरा समाधान करे दे रहे हैं जिज्ञासा का। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अभी मुख्यमंत्री हुए हैं 4 साल पहले, लेकिन गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर हैं। वो उस पीठ से हमारे पुरखे वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो उनका जो सम्मान है हमारे मन में, हमारे परिवार के बुजुर्गों, हमारे पिताजी, माँ के मन में, वो गोरक्षनाथ पीठ के प्रति हम लोग निष्ठावान हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति, अगर वो मुख्यमंत्री भी हैं और वो महंत भी हैं, व्यक्ति तो एक ही हुए ना, है तो वो राजनेता, तो राजनेता के साथ संबंध तो आपके। गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर का पद मुख्यमंत्री से कहीं बड़ा है। मायावती के शासनकाल में आप पर बहुत गंभीर आरोप लगते रहे और कुंडा का गुंडा जैसे शब्दों से भी लोग आपको, खासतौर से उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग, तो उसको कैसे आप देखते हैं? आप मायावती से इस तरह की परिस्थिति आपके लिए क्यों जन्मी? वो एक दौर था, बीत गया, अब उसकी बात क्या की जाए। लेकिन सिर्फ हमारे ही ऊपर नहीं, अक्षय प्रताप सिंह जी जो MLC प्रतापगढ़ हैं, हमारे पिताजी के ऊपर, सबके ऊपर पोटा लगा। और बहुत से ऐसे समर्थक रहे जिनके ऊपर गैंगस्टर और अन्य धाराओं में फर्जी मुकदमे कायम करके वर्षों तक जेल में रखा गया। तो
बदले का एक दौर भारत की राजनीति में वो देखा। जब आप निर्दलीय चुनाव लड़कर लगातार जीतते रहे और बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार में आपकी स्थिति भी बेहतर रही, आप मंत्री भी रहे, तो फिर ये अपनी पार्टी बनाने का ख्याल कहां से आया? और क्या राजा भैया को लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी उसी तरह स्वीकार करेगी उनको जैसा कि कुंडा के लोग स्वीकार करते रहे हैं? 25 वर्ष जब विधानसभा के पूरे हुए तो लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन हुआ और हमको लगता है कि वो आज तक याद की जाती है। उतनी बड़ी भीड़ कभी इकट्ठा नहीं हुई और अपने समर्थकों से, शुभचिंतकों से ये पूछा गया था कि 3 विकल्प हैं हमारे सामने, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें, ऐसे ही निर्दलीय लड़ें या स्वयं की पार्टी बनाई जाए। 80% से अधिक लोगों का ये मत था कि स्वयं की पार्टी बनाई जाए। इस तरह से जनसत्ता दल अस्तित्व में आया। अखिलेश यादव या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजा भैया के रिश्ते इन दोनों में से अच्छे किसके साथ ज्यादा हैं? ये हमारा सौभाग्य रहा है कि बहुत बड़े व्यक्तित्वों के साथ विधानसभा में और मंत्रिमंडल में हमको काम करने का अवसर मिला। आदरणीय कल्याण सिंह जी का मंत्रिमंडल, आदरणीय रामप्रकाश गुप्ता जी, आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय नेताजी और अखिलेश जी। तो सबकी अपनी अपनी कार्यशैली है, सबकी अपनी विशेषताएं हैं। वे दोनों ही पार्टियां जो छोटे दल हैं उनसे गठबंधन कर रही हैं, अखिलेश यादव भी और बीजेपी भी। तो आपका दल किसके साथ जा रहा है दोनों में से? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आप देखिए, ट्रेंड ये है कि जो छोटे दल हैं वो उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं था। उनका कभी विधानसभा या लोकसभा में खाता नहीं खुला था और हमको तो ऐसा लगता है कि कोई छोटे से छोटा चुनाव भी वो लोग शायद न जीते हों। पार्टी बना लिया है, उनका खाता कब खुला? जब उन्होंने किसी बड़े दल से गठबंधन कर लिया। अच्छा, ये हम आपके कुंडा से जा रहे हैं, सड़कें यहाँ की अच्छी दिखाई दे रही हैं। धन्यवाद इसके लिए। सड़कों को लेकर भी बहुत सियासत चल रही है, खासतौर से अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को ले लें। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे योगी जी की देन है या अखिलेश यादव की देन है? नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तो योगी जी की देन है। योगी जी की देन है, बिल्कुल। तो अखिलेश जी इस पर दावा कर रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, ये क्या कहते हैं, नोएडा एक्सप्रेसवे, क्या कहेंगे उसको, नहीं सॉरी, यमुना एक्सप्रेसवे, हाँ, वो मायावती जी ने बनवाया। उद्घाटन हुआ अखिलेश जी के समय में और अखिलेश जी ने आगरा से लखनऊ जो बनवाया वो उनकी देन। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बीजेपी की देन है, योगी जी की देन। ये गंगा मैया है, अवधेश्वरनाथ मंदिर के पास हम मौजूद हैं, बिल्कुल समीप में। ऊपर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए प्रतापगढ़ के लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। इस खास जगह पर आने की वजह, मंदिर की सियासत भी बड़ी चल रही है आजकल, तो राजा भैया भी दिखाना चाहते हैं कि वो भी बहुत पूजा पाठ करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये किसी भी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को ये दिखाना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा आस्था का विषय है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। बट मंदिर को लेकर तो बहुत पॉलिटिक्स चल रही है। एक तरफ अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है, इधर बनारस में हम देख पा रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कितना भव्य बन गया है। भव्य बन गया ना। हाँ। आपने कहा तो भव्य तो होना ही चाहिए, अच्छी बात है, भव्य बन गया। और बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर अगर भव्य नहीं होगा तो कौन सा होगा? तो कुंडा में केवल हिंदू वोटरों के सहारे लगातार 93 से जीत मिल रही है आपको, या आपको लग रहा है कि मुस्लिम वर्ग भी अच्छा खासा आपके समर्थन में खड़ा रहता है यहाँ पर? नहीं, हमेशा से 93 से आज तक कोई जात पात और उसका भेदभाव नहीं रहा और हिंदू में हर जाति और मुसलमानों का समर्थन हमेशा से मिलता है। यहाँ पर 2022 में क्या होगा कुंडा में?
2022 में हमारे सब भाग्य विधाता यहाँ खड़े हैं। पार्टियां भी आपको समर्थन कर देती हैं, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीजेपी, मतलब आपके लिए पूरा खुला मैदान छोड़ दिया जाता है? नहीं, खुला मैदान कभी नहीं छोड़ा गया। सारी पार्टियां मिल करके भी चुनाव लड़ चुकी हैं और अलग अलग भी लड़ चुकी हैं। कुंडा में किस तरह से राजा भैया का राज चलता है ये तो आपने देख लिया है, लेकिन इनकी एक रहस्यमयी दुनिया भी है। अगर आप पलट के किताबों में या फिर सोशल मीडिया पे पढ़ेंगे, अखबारों में, तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। आ चुके हैं राजा भैया के उस तालाब वाले हिस्से की ओर जिसको लेकर बड़ी सारी कहानियां रहती हैं। तो इस तालाब में आप मगरमच्छ पालते हैं? हम जानते थे कि आप ये सवाल जरूर करिएगा। कोई भी आदमी जो फिशरीज का काम करेगा वो मछलियों के साथ मगरमच्छ नहीं रखेगा। पता नहीं कहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई, लेकिन हम लोगों के लिए या क्षेत्रवासियों के लिए ये कोई मजाक से कम नहीं है। सब लोग जानते हैं कि तो ये कहा जाता रहा कि आपके जो विरोधी होते थे, मतलब मगरमच्छ को आप मतलब उनको डाल देते थे। ये पूरी कहानी लगता है बॉलीवुड की किसी मूवी से इंस्पायर होकर के किसी ने इसकी रचना करी है। कोई भी सच्चाई नहीं। ये आरोप लगे कि दरअसल जिसने आपके घर में रेड डाली थी, आपको पकड़कर लेकर गए थे जो अधिकारी थे, फिर बाद में उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने न तो घर पे रेड डाली थी, न हमको पकड़ के ले गए थे। मायावती जी के समय में हमारे लखनऊ आवास से हमको ये कह के गिरफ्तारी हुई थी पहले मामले में कि साहब ये और इनके पिताजी जा रहे थे, इन्होंने ठेले से फल लिया, 1 दर्जन केला और संतरा, और उसका पैसा जब फल वाले ने मांगा तब उसको जान से मारने की धमकी दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमसे पैसा मांगने की। तो एक पहली एफआईआर ये हुई हम लोगों की। हमारे एफआईआर हुई? जी हाँ, हमारे और हमारे पिताजी के ऊपर, मायावती जी के राज में। जी बिल्कुल, ठीक है। तो वो एक संकेत था कि सरकार का विरोध बंद कर दो, नहीं तो इस तरह के मुकदमों के दायरे दरवाजे खुले हुए हैं। इसके बाद आ जाते हैं जो डीएसपी के मर्डर का मामला था। उनकी पत्नी ने आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। थोड़ा चलते चलते अगर हम बात कर पाए। हालांकि अब उसमें क्लीन चिट मिल गई है आपको। हम थोड़ा और उसको स्पष्ट भी कर दे रहे हैं। एक प्रधान जी की हत्या के बाद पुलिस पहुंची, आक्रोशित गांव वालों ने पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया और 100-200 लोग से अधिक थे उसमें जिन्होंने हमला किया। पूरे गांव के सामने डीएसपी की हत्या हुई है और ये कोई पूर्व नियोजित प्री प्लान्ड नहीं था कि पूर्व नियोजित हो ऐसे। एक जिसको कहे मॉब फ्रेंजी में ये हत्या हुई और इसको बच्चा बच्चा जानता था। पूरे मामले में तो आपको 5 महीने के भीतर ही सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। सीबीआई अखिलेश जी की सरकार थी, तो इस तरह के आरोप लगे कि फिर उन लोगों ने केस को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। नहीं, इसीलिए देखिए अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, सीबीआई उत्तर प्रदेश से गवर्न नहीं होती है और सीबीआई ने पूरी जांच करी, सारे तथ्य सामने आए, जो सही था वो सीबीआई ने कहा। आखिरी सवाल, मुद्दा क्या होगा इस बार के इलेक्शन का? महंगाई, क्या आपको लगता है कि जी हाँ, बिल्कुल है महंगाई। और एक और चीज जिसको हमको लगता है कि कोई राजनेता नहीं बोल रहा है या कोई मीडिया वाला दिखा नहीं रहा है, किसानों की समस्याएं हैं। जब हम किसानों की समस्याओं से बात करते हैं तो उसको किसान आंदोलन से जोड़ के न देखा जाए। उन मांगों से हम सहमत नहीं, ना ये वो कोई तो मांग मोदी है। जी ने वापस ले लिया, वापस भी ले लिया और चूंकि हम खाद्य रसद मंत्रालय भी चला चुके हैं, हम कह सकते हैं कि एमएसपी कभी खत्म हो ही नहीं सकती। ये 1967 में बनी है, पहले गेहूं फिर धान इसमें खरीदा गया और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक एमएसपी रहेगा। जबरदस्ती का कोई बड़ा बयान आप दे रहे हैं, तो क्या नाजायज मांगे हैं किसानों की? जो नहीं, बात नाजायज नहीं। अगर एमएसपी के विषय में वो कह रहे हैं तो ये उनका एक काल्पनिक भय है या काल्पनिक चिंता है। हम सभी लोग जानते हैं कि एमएसपी कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। नेताजी के कान में खुसर फुसर क्या हुई आपकी? वो क्या बोले, क्या जो अखिलेश के साथ? नहीं, पारिवारिक वार्ता हुई, बच्चों के विषय में पूछा हमने, उनके स्वास्थ्य ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए जाएं और राजनीति की बातें नहीं करें वो आपसे। नहीं, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका। हमने कहा अच्छा चल रहा है, कि और सीटों पे लड़ाइए और विजयी होइए, ये आशीर्वाद उनका रहा मुझे। तो विजयी होइए का आशीर्वाद सपा के साथ मिलकर दिया उन्होंने या फिर अलग होकर? हमको विजयी होने के लिए आशीर्वाद दिया। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, कुंडा में इन्हीं का राज चलता है और यकीनन आपने देखा होगा किस तरह की इनकी लोकप्रियता है। अब सवाल यह है 100 सीटों पर जब ये अपने उम्मीदवार को उतारेंगे तब इनकी बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। 28 सालों से लगातार कुंडा की सीट तो ये जीतते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी क्या इसी तरह से भरोसा करेगी या उससे भी आगे?
ये बीजेपी के साथ जाएंगे, उनके समर्थन से आगे बढ़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी से, इसके बारे में पत्ते खोलने के लिए अभी राजा भैया तैयार नहीं है। लेकिन आगे ये क्या करेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बुलेट रिपोर्टर में कुंडा से अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, कुंडा आज तक।